अस्सलामुअलैकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूँ ज़ैनब जतोई, मेरे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे अमरीका की बराह रास्त मुज़ाकरात की कोशिश को ईरान ने मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी ख़त के मंदरजात भी सामने आए हैं, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे और देखेंगे कि आगे ईरान के लिए क्या मंजरनामा जो है वो बन सकता है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे PTI एक दफ़ा फिर तनकीद और इल्ज़ामात की जद में है। आज़म सवाती ने PTI पर काफ़ी तनकीद की है, नईम बुखारी की जानिब से भी मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं। PTI के लिए आगे मज़ीद चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी, जिसे ट्रंप जवाबी टैरिफ पॉलिसी कह रहे हैं। इसके बाद दुनिया भर की स्टॉक मार्केटें जो हैं वो नीचे आ गई हैं। इस पर भी बुखारी साहब का हम तजिया लेंगे। बुखारी साहब, सबसे पहले तो खत लिखा अमेरिका ने ईरान को, वैसे तो वो UAE के जरिए पहुंचा है ईरान को, इसके मंदरजात क्या है, क्या इंपॉर्टेंस और क्या सिग्निफिकेंस है इस लेटर की? देखिए, पहली बात तो यह है कि अमेरिका की क्रेडिबिलिटी जो है ख़ास तौर से ईरान की लीडरशिप के सामने वो बड़ी कम्प्रोमाइज्ड है जी। आपको अगर याद होगा कि एक तवील मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ था ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूक्लियर प्रोग्राम पर, और उसमें अमेरिका समेत बरतानिया शामिल था, फ्रांस शामिल था, उसमें रूस शामिल था, उसमें चीन शामिल था, उसमें ईरान शामिल था। 6 ममालिक की ये गुफ्तगू चल रही थी और बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही थी। ईरान ने ऑलमोस्ट अपना प्रोग्राम रोक दिया हुआ था। इसके नतीजे में ईरान ने उनको 2 मरतबा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है IAEA है उसको इंस्पेक्शंस की इजाज़त दी, और उन्होंने आके ये कंफर्म किया कि किसी किस्म का कोई न्यूक्लियर बम जो है नहीं बनाया जा रहा है। लेकिन उसको सबोटेज किया अमेरिका ने। यही ट्रंप थे जिन्होंने अमेरिका को उस 6 ममालिक के मुज़ाकरात से विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया, और एक तरह से सबोटेज करने की कोशिश की, क्योंकि मामला जात जो है वो ईरान के हक में जा रहे थे। ये मैं एज्यूम नहीं कर रहा हूँ, जितने भी एनालिस्ट हैं आप उनसे पूछिए, उनकी यही राय है। लिहाजा द ईरानियन लीडरशिप डजंट ट्रस्ट ट्रंप। ठीक हो गया जी। दूसरी बात यह है कि ट्रंप का एजेंडा क्या है। मेरे ख्याल से इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि मैंने अक्सर अपने प्रोग्राम में कहा है कि ये अमेरिका की जो सबसे बड़ी तारीखी गलती है वो ये है कि वो जंगों में घुस जाता है बगैर एग्जिट स्ट्रेटजी बनाए हुए। शुरू कर देते हैं हम 1960 की वॉर जो थी वियतनाम की, 18 साल तक लड़ते रहे और बाद में चड्डियां और जूते छोड़ के हेलीकॉप्टरों से लटक लटक के भागे वहां से। ये तारीख है। फिर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन लेने के लिए इराक के ऊपर चढ़ाई कर दी। ठीक है, क्या बर्बादी की, हत्ता कि वहां का जो लीडर था, जो बहुत बड़ा लीडर इमर्ज हो रहा था सद्दाम हुसैन, उसको फांसी चढ़ाया। मिला कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन? वहां से पूरा रेगिस्तान खोद मारा उन्होंने, कोई एक चीज नहीं मिली उनको। उसके बाद वो दाइश के जरिए अफगानिस्तान के ऊपर हमलावर हो जाता है। 20 साल वहां पर वो अमेरिका और नेटो की फोर्सेस ने जो तबाही मचाई हमारे सामने है। फिर उसके बाद आप देखिए शाम का क्या हाल करवाते हैं। वो दाइश को तख्लीक करते हैं, दाइश को वहां घुसेड़ते हैं। आज शाम कहाँ खड़ा है वो आपके सामने है। उससे इसके साथ साथ आप बाकी जो ममालिक हैं, जिसमें यमन है, जिसमें लेबनान है, जिसमें से गजा था, आप देखिए क्या हाल किया है। गालिबन एट द बैक ऑफ माइंड जो है ट्रंप के, वो यही है कि ईरान का भी यही हाल करे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मैं कई मरतबा यहाँ कह चुका हूँ कि जो उनके सिक्योरिटी टीयर्स हैं विच आर 7, उन 7 को ब्रेक करके टॉप लीडरशिप को टॉपल करने का ख्वाब ट्रंप साहब ने भी देखा, उससे पहले बाइडेन ने भी देखा, ओबामा, सबने देखा। इसराइल के जरिए तमाम तर कोशिशें की गई कि ईरान की जो लीडरशिप है, जो इस्लामिक रेवोल्यूशन के नाम पर इस वक्त बरसर बुखारी साहब, अब अमेरिका की जानिब से 60 रोज़ की धमकी दे दी गई है, और ये भी कहा गया है, जो लेटर अभी आप बात भी कर रहे थे, अब इस लेटर के पीछे तो यही एक मेजर एजेंडा तो यही कि शट डाउन करे ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को। क्या लगता है ईरान अब आगे क्या? पहली बात तो यह है कि ईरान ने न सिर्फ ये कि बराह रास्त मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है, 2 टोक इनकार है। किसी जवाब के साथ नहीं, उनका नहीं, हमसे आपसे बात नहीं करेंगे। हाँ, किसी सहूलतकार या किसी सालस के जरिए बिल्कुल बिलावास्ता वो कह रहे हैं कि वो मुज़ाकरात कर सकते हैं। जो 5 पॉइंट बेसिकली हैं ट्रंप के, उनको तो उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अब वो क्या है, मेरे ख्याल से हम अपने नाज़रीन के साथ अगर शेयर कर लें तो कोई हर्ज नहीं। पहली बात तो ये है कि ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर रोल बैक कर दे। ये वो ख्वाहिश है जो लेके शायद ट्रंप भी जमीन में दफन होंगे, ये पूरी होने नहीं जा रही है। इसलिए कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम
बहुत एडवांस स्टेज में है। अगर आपको मैं लारीजानी का स्टेटमेंट याद दिलाऊं या मैं आपको खamenei साहब का स्टेटमेंट दिलाऊं याद, तो उन्होंने कहा कि अगर इफ वी आर अटैक्ड वी विल ऑप्ट फॉर न्यूक्लियर वेपन जी, बिकॉज वी आर एट द वर्ज ऑफ मेकिंग ए न्यूक्लियर बम। खुले लफ्जों में, कोई छुपे लफ्ज नहीं है, मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा हूं। एक तो ये हो गया। दूसरा वो कहते हैं कि जी आप यूरेनियम की जो एनरिचमेंट है ये तर्क कर दें। यानी आपकी अगर यूरेनियम एनरिचमेंट पर पाबंदी है तो इसका मतलब यू हैव नो न्यूक्लियर प्रोग्राम, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम का जवाज ही नहीं है अगर उसमें यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं है। ठीक हो गया जी। तीसरी बात वो कहते हैं कि जिस तरह की तंजीमात को आप सपोर्ट कर रहे हैं वो सपोर्ट आप विड्रॉ कर लें। अब ये सपोर्ट के ऊपर थोड़ी सी वजाहत बहुत जरूरी है जी। देखिए, ईरान सपोर्ट करता था हिजबुल्लाह को, विच इज ए प्रीडोमिनेंटली सुन्नी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। अपने ईरान सपोर्ट करता है हमास को, विच इज प्रीडोमिनेंटली शिया ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह से हौसीज ऑफ यमन उनको भी वो करते हैं। इसी तरह से मुक्तदा सदर की जो पार्टी है इराक में, उसको भी ईरान सपोर्ट करता है। एक यहाँ पर वो उनका जो विंग है उसका तज़किरा भी बाद में आएंगे तो उसकी बात करेंगे। वो कहते हैं जी आप इनकी इमदाद तर्क कर दें। भाई क्यों कर दें तर्क? इसराइल का एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइंस जो हैं, जो अमेरिका के पूरे ममालिक की इकोनॉमी को, वहाँ की लीडरशिप को कंट्रोल करने की ख्वाहिश है, वो क्यों पूरी होने दी जाए? ठीक है जी। दूसरी बात ये कि वो जो मैंने बात की थी, वो कहते हैं कि ईरान इराक के एक मिलिट्री यूनिट पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स इसे डिसमेंटल करेगा। वो कहते हैं कि इसको डिसमेंटल करेगा, विच इज ए सीरियस थ्रेट टू इजराइल एंड टू द अमेरिकन इंटरेस्ट। जितने हमले 7 अक्टूबर के बाद इराक में अमेरिकी फौजी अड्डों पर हुए वो सारे इसने किया। सॉरी, तो वो चाहता है कि इसको भी आप डिसमेंटल कर दें, जो कि नहीं हो सकता। अगली जो सबसे बड़ी कुव्वत है ईरान की वो है पासदारान इनकलाब। ये बुनियादी तौर पर जो ईरान की पॉलिटिक्स को समझते हैं, पासदारान आर द कस्टोडियन ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशन। So that is the most powerful and most influential armed force in Iran, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये ईरानियन रेवोल्यूशन का तकद्दुस जो है उसके जिम्मेदार है उसको बरकरार रखने का। ये भी नहीं हो सकता जी। ठीक है जी। वो कहते हैं कि जी इन सब यूनिट्स को जो इराक में है, जो एल्सवेयर है, ईरान उसको माली इमदाद जो है वो मुहैया करता है। ये भी फौरी तौर पर आपको तर्क करनी पड़ेगी। लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट इज कि 60 दिनों में इस पे अमल करेंगे, वरना बम भी बम। बिल्कुल, ये बम भी बम का थ्रेट जो है ना जी, ये बहुत जगह दे के वापस जा चुके हैं मिस्टर ट्रंप ऑन हिज वर्ड्स। आपने देखा जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए थे उनका क्या हाल हुआ है अमेरिका में। अभी एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। ख्वारी साहब, ट्रंप ने जैसे 2 ऑप्शंस दिए हैं, वो कहते हैं या तो अस्करी रास्ता हमारे पास, यहाँ मुआहदा करके जो है उस रास्ते से भी कर सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन अब बुखारी साहब जिस तरह से अमेरिका ने तैयारी की है, B-2 बॉम्बर्स जो हैं वो डिप्लॉय कर दिए हैं रीजन में, तो इससे तो यही लग रहा है कि अगर डील नहीं होती 60 डेज में तो फिर अमेरिका कुछ इस किस्म का जो है स्टेप ले सकता है। आपने बिल्कुल सही सिमत में इशारा किया है। अमेरिका ने इस खित्ते में 6 B-2 बॉम्बर्स जो हैं वो डिप्लॉय कर दिए हैं और उनको एक ऐसे बम भी मुहैया कर दिए हैं जो न्यूक्लियर बम से कम लेकिन अदरवाइज बहुत मोहलक हथियार हैं। 200 मीटर जमीन तक वो जाके कार्रवाई कर सकते हैं। आपको याद होगा जो हिजबुल्लाह के लीडर को शहीद किया था उन्होंने, वो 70 फुट जमीन के अंदर जाके वो 7वीं मंजिल के ऊपर अटैक किया था उन्होंने। एनीवे, एक तो उन्होंने यानी जो ये वेपन्स डिप्लॉय करने का मकसद ये है कि अमेरिका के डिज़ाइंस बिल्कुल वाजे हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि ईरान भी आराम से नहीं बैठा है। उन्होंने ज़ेरे ज़मीन एक मैरीन्स की यानी एक फोर्स कायम की है जो अंडर वाटर एक्टिविटीज़ करेगी। और मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ कि इजराइलीज एंड अमेरिकन बोथ आर थ्रेटेंड एज वेल एज फ्राइटेंड कि ये पता नहीं क्या करेगा। उसके बारे में बेपनाह यानी गैस वर्क किया जा रहा है कि ये कुव्वत कितनी बड़ी है। ये छोटी सी सबमरीन होती है लेकिन ये होती बहुत लीथल है, इसलिए कि छोटी यानी क्या कहना चाहिए जिसका साइज हो छोटा, उसको समुंदर में फिर आइडेंटिफाई करके उसको टारपीडो करना या उसको डिस्ट्रॉय करना आसान नहीं होता। यही हाल है कि बड़ा जहाज़ जो है वो वल्नरेबल होता है लेकिन छोटी किश्तियों में
जो हौजीज कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो छोटी किश्तियों से चलाते हैं ना मिसाइल उनके ऊपर। तो बुखारी ये साहब, आपने भी बात भी की, ईरान के मुफादात तो अमेरिका के मुफादात तो हैं ही इस जंग में, ये जो डील मुआहिदा करना चाह रहे हैं ट्रंप, इसके साथ ही साथ आपको लगता है कि इसराइल की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा है ट्रंप के ऊपर, और ट्रंप जिस तरह से मोहलत दे रहे हैं 60 आज मुलाकात उनकी तय है ट्रंप की और नेतन्याहू की, वो जो इंसानियत का कातिल है, वो जो बेगैरत शख्स इंतहाई ढिठाई के साथ जो है पहले अपने गालबन नॉर्वे के कहाँ गया था, जहाँ उनको अरेस्ट करने के बजाय वो उन्होंने इस्तकबाल किया उसको, और वो हंगरी गए थे, हंगरी गए थे, थैंक्स फॉर करेक्शन, हंगरी गए थे। अब वो अमेरिका जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उनको यानी जेनोसाइड का मुजरम करार देकर उनका वारंट गिरफ्तारी जारी किए हुए हैं, जो बाइंडिंग है, ऑब्लिगेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। जो मेंबर है आईसीसी का उसके लिए लाजमी है कि उसको गिरफ्तार करें, लेकिन ये जो वेस्ट की मुनाफकत है, जो वेस्ट की दोगला पॉलिसियां हैं, ये उसकी वजह से वो आज़ादाना घूम फिर रहे हैं। फ्रांस भी जाने की का इरादा रखते हैं। अब आज थोड़ा सा रुख हम करते हैं गजा की तरफ। ये तो हो गया ना, ट्रंप जो करना चाहते हैं और ईरान की लीडरशिप उसका क्या तदारक करने का सोच रही है। देखिए, इसराइल के इंसानियत सोज मजालम की दास्तान कोई छोटी नहीं है। अगर बयान करने बैठे बात तो सफ़ों के सफ़े, किताबों की किताबें बन जाएंगी, और प्रोग्राम जो है वो घंटों पर नहीं हफ्तों और महीनों पर मुहित हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे हकायक सामने आ रहे हैं जिससे पता चलता है कि अपने घटियापन में, अपनी इंसानियत दुश्मनी में वो किस हद तक जा सकते हैं। ये है जी, गजा में 15 इमदादी कारकुनों के लर्जा खेज कत्ल पर इसराइली फ़ौज का मौक़िफ़ तब्दील, आलमी बिरादरी में बड़ा कंसर्न इसके ऊपर शो किया है। अब ये वाक़या क्या है? वाक़या ये कि ये लोग बाकायदा जिस तरीके से यानी कानून है उसके मुताबिक लाइटें जला के अपना काम कर रहे थे, इनको रुथलेसली इन्होंने फायरिंग करके शहीद किया और वहीं पर मैस ग्रेव में दफना दिया। ये तो किसी को पता ही ना चलता कभी, अगर उनमें से ही एक बंदे ने जो वीडियो बनाई थी वो मंजर आम पर ना आ जाती। उसने मंजर आम पर आके इसराइल को शशदर भी कर दिया है और अपनी गलती तस्लीम करने पर मजबूर भी कर दिया। मुझे ये बताइए कि दुनिया जहान में रेड क्रॉस हो, क्रेसेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, इनके वर्कर्स को कोई हाथ नहीं लगाता। पूरी दुनिया की तारीख उठा के देख लीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, जितनी भी जंगें हुई हैं उसमें जो क्रॉस होता है रेड, वो जिस गाड़ी पर लगा हुआ हो, जिस बंदे के जिस्म पर हो, उसको कोई हमला नहीं करता है। ये इंतहाई बेगैरती के साथ उन्होंने ये कत्लेआम किया और अब उनके पास कोई चारा नहीं है कि वो अपनी गलती जो है उसको तस्लीम कर लें, जो कि उन्होंने कर ली। जवाब वो पेश कर रहे हैं कि ऐसा था, लाइटें नहीं थी, वो नहीं थी, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने अपनी गलती मान ली है। पूरी दुनिया को इसकी कंडेमनेशन करनी चाहिए, इसको कंडेम करना चाहिए और जिम्मेदार ठहराना चाहिए इसराइल की लीडरशिप को और इस नेतन्याहू को, एक कमीना शख्स जो है जो दंदनाता फिर रहा है दुनिया के अंदर, अब अमेरिका के दौरे पर है, इसके गले में पटा डालना चाहिए। मुझे खुशी इस बात की है, हैविंग सेड ऑल दिस, इन सब बातों को लेके इंटरनेशनल ओपिनियन विच इज ए वेरी बिग फोर्स, लेट मी टेल यू दिस, इंटरनेशनल ओपिनियन इज ए वेपन। बिल्कुल, वो फास्टली तब्दील हुई भी है जब से 7 अक्टूबर का वाकया हुआ है और बहुत बड़क रफ्तारी के साथ चेंज हो रही है। आप देखिए, ट्रंप के इतने रुथलेस फैसलों के बावजूद पूरे अमेरिका में जुलूस निकले हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी के लोगों के वीज़े कैंसिल किए, वहाँ गिरफ्तारियां की। इसके बावजूद आप देख लें 25 के करीब अमेरिकी शहरों में और 13 के करीब यूरोपीय ममालिक में लोग निकले हैं। ये तो छोड़ दें, खुद इसराइल के अंदर तल अवीव में जो लोगों को छोड़ा है उन्होंने 3 को, वो भी उस जुलूस में जो नेतन्याहू के खिलाफ शामिल थे। अब तो उनकी इसराइली फौज ने बुखारी साहब मौकिफ दे दिया कि इस जंग की जरूरत नहीं थी, जो अभी इसराइल जंग गजा पर हमले कर रहा है, इसकी जरूरत नहीं थी, डील तो इसके बगैर भी हो सकती थी। देखिए, वो जो उनके साथ तो वो जो उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है, अभी मैं यहाँ देख लेता हूँ, मुझे मिल जाएगा, उसका जो साबका सरबराह है, उसने वाज़े तौर पर यह कहा है कि एक तो वो नेतन्याहू की पॉलिसियों के से इत्तेफाक नहीं करते, दूसरा उन्होंने कहा था कि वो एक ऐसी रिपोर्ट लिखे जो जवाज़ बन जाए गजा के ऊपर मज़ीद बमबारी का, लोगों को मज़ीद शहीद करने का। वो कहता मैंने वो इनकार कर दिया लिखने से, तो मुझे मेरे ओहदे से हटा दिया। तो ये इस तरह की कार्रवाइयाँ जो हैं वो हो रही हैं वहाँ पर। लेकिन क्या ये जनाब, ये शख्स जो है, इसका नाम है रिटायर्ड इजरायली जनरल इसराइल ज़ैफ,
बिल्कुल। ठीक है जी, और इसका ग्रुप का नाम भी है, यहीं पर कहीं मिल जाएगा मुझे। उन्होंने ये भी कहा है कि नेतन्याहू जो है गिरफ्तारी और मुकदमात जो उन पर है उनसे बचने के लिए गजा पर हमले कर रहे हैं, क्योंकि जब एक लीडर जो है कहीं जंग में होता है तो उस पर मुकदमात या वो मुकदमात आगे नहीं बढ़ सकते, तो ये भी एक बड़ी वजह है। देखिए वो नहीं, वो इसमें छुपे हुए हैं, उनके ने। खिलाफ करप्शन के बहुत सीरियस चार्जेस हैं। उनके बेटे की जो करतूतें हैं वो सब कुछ सारी दुनिया के सामने है। वो इसलिए उन पर मुकदमा नहीं चल रहा क्योंकि वो वजीर आजम के उसमें गाब में छुपे हुए हैं, जिसको हम हमारे यहाँ कहता है कि जी वो एग्जम्प्टेड है। तो एग्जम्पशन जो है, प्राइम मिनिस्टीरियल एग्जम्पशन, उसके उसमें छुपे हुए हैं। लेकिन कितनी देर, अगला इलेक्शन वो नहीं जीतते हैं जितनी मुखालफत इसराइल में उनके खिलाफ है, तो वो भी अपने मंतकी इंजाम को जल्द पहुंचेंगे। हैविंग सेड दैट, 2-3 बातें और जो हैं वो करना बहुत ज़रूरी है। एक ये कि फिर वहाँ इस पूरी सूरत हाल में हमारी मुस्लिम उम्मा जो है वो फिर गायब है। सारे के सारे लोग सवाए लिप सर्विस के कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। मैं बार बार कह चुका हूं कि इसकी बुनियादी वजह यह नहीं है कि उनके दिल में फ़लस्तीन का दर्द नहीं है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि वो सारी लीडरशिप जो है वो अनपॉपुलर लीडर है, और वो समझते हैं कि हमारी हुकूमत अमेरिका किसी वक्त भी खत्म कर देगा अगर हमने इसराइल के खिलाफ कोई इकदाम किया। डूब मरना चाहिए शर्म से ऐसी लीडरशिप। बिल्कुल, इस वक्त फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाने की अशद ज़रूरत है। अभी एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। बानी पीटीआई के हवाले से जो है मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें सामने आ रही हैं। नईम बुखारी साहब ने बानी पीटीआई के हवाले से कुछ नई स्टेटमेंट्स जो हैं उनकी जानिब से जारी की गई हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ पीटीआई रहनुमा आज़म सवाती के कुरान पर हल्फ लेके जो है कुछ इंकशाफात भी सामने आए हैं। बुखारी साहब, अब ये जो आज़म सवाती साहब जो इंकशाफात कर रहे हैं, एक दफ़ा वो पहले प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर उस पर आपका कॉमेंट लेती हूँ कि उनकी जानिब से क्या कहा जा रहा है। हकायक बताने ज़रूरी समझता। मैं जैसे जेल के अंदर गया, खान साहब आपकी जेब के अंदर खोटे सिक्के हैं। फिर मैंने खान साहब को याद दिलाया कि दिसंबर 2022 के अंदर जब नए आर्मी चीफ का तकर्रर हो चुका था, आपने एक दिन मुझे बुलाया और कहा कि मैं उससे बातचीत करना चाहता हूं। मेरी टीम के जो कायदीन हैं और ये उनके सामने हंसते, तुम जाओ, मुझे एतमाद है और बातचीत के लिए दरवाजा खोलो। इस पर बुशरा बीवी ने कहा कि भाई, शरीयत मोहम्मदी के तहत तनाज़ात बातचीत से तय होते हैं। उसके बाद मैंने जनरल आसिम मुनीर के एक उस्ताद या उसके करीबी दोस्त, उनसे मावनत चाहिए। उन्हें बड़ी कोशिश की, डॉक्टर अलवी साहब के जरिए से काफी कोशिश की गई, दरवाजे नहीं खुले बातचीत। मैंने खान साहब को फिर कहा, खान साहब 22 अगस्त को मैं जो यहाँ पे आया था, मुझे पार्टी के सारे जो लीडर हैं, जिसमें उमर अयूब खान था, जिसमें अली अमीन खान था, शिबली फराज साहब थे, दीगर लोग वहां पे मौजूद थे। उन्होंने मुझे सोया हुआ उठाया। गौर साहब टेलीफोन पे थे कि आप गौर साहब के साथ जाओगे और इस जलसे को 22 अगस्त के मुलतवी कराओगे, इसलिए कि खून खराबे का खतरा है। मेरा किसी से कोई रास्ता नहीं है। मुझे इजाजत दें कि मैं डॉक्टर अलवी के जरिए और दूसरे लोगों को शामिल करके बातचीत के दरवाजे खोलूं। खान साहब ने कहा, तुम्हें बिल्कुल इजाजत है, अगर बातचीत करते हैं तो मैं तैयार, पहले दिन की तरह से तैयार हूं। जी बुखारी साहब, ये आज़म सवाती के हल्फिया बयान के बाद अब क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि आज़म सवाती इज़ नॉट ए वॉन्डरर कि कोई सड़क पे जाता बंदा को अचानक कुछ कह रहा है। आज़म सवाती इज़ ए सीनियर लीडर, उसके बारे में कोई इबाम नहीं है। बानी के साथ कुर्बत उनको रही है। अब वो जो कुछ कह रहे हैं कुरानी हल्फ पे कह रहे हैं। अब मैं सवाए इसके मेरे पास कोई चारा नहीं है कि मैं एतबार करूं कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन वो जो कह रहे हैं वो पीटीआई के मौक़िफ़, बानी के मौक़िफ़ को बर्बाद व तबाह करने से के मुतरद्दिफ है। आप ये देखिए कि आप तो लॉन्ग मार्च निकाल रहे थे जो वजीराबाद में जाके किसी एक और हादसे की वजह से खत्म हो गया, टू स्टॉप द अपॉइंटमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर एज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। इज दैट राइट और नॉट? बिल्कुल। और अगस्त में आप सवाती साहब को बुला के कह रहे हैं गल करो, शुरू करें, गुफ्तगू शुरू करें, मैं उसी तरह से वापस बैक टू स्क्वायर वन जाने के लिए तैयार हूँ। इज दैट राइट? दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। अब आप मुझे बताएं मैं क्या सोचूं, ऐसा हो क्या रहा है? इस वक्त हो रहा है ये कि बानी पीटीआई जेल में है और जितनी लीडरशिप है
चाहे वो वकला के धड़े हैं, चाहे वो पुराने सियासतदान हैं, चाहे वो बाद में ज्वाइन करने वाले लेटरल एंट्रेंट्स हैं, सब खुल के खेल रहे हैं, मज़े ले रहे हैं और बानी के बाहर निकलने को नामुमकिन बनाने के लिए मुश्तरका कोशिश कर रहे हैं। वो लोग जो तराने गाते थे वो किस किस्म की बातें कर रहे हैं। अभी तो आपने सिर्फ ये सुनाई है ना, अभी तो आपको मैं नईम बुखारी सुनाऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन इससे पहले ज़रा हम थोड़ा सा पार्टी का जायज़ा ले लेते हैं। बिल्कुल बुखारी साहब, पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ और डिवाइड तो है ही बुखारी साहब, लेकिन अभी ये जो आज़म सवाती साहब का बयान है, इसके बाद बानी पीटीआई का जो एक बयानिया है कि उन्हें अदालतों के ज़रिए जो है रिलीफ चाहिए, अदालतों में उनके जो केसेस चल रहे हैं, तो अभी इन्होंने तो साफ तौर पे कह दिया कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के हवाले से इन्हें कहते रहे हैं, तो फिर वो बयानिया अब कहाँ स्टैंड करता है? वो बयानिया कहीं ना था, ना है, ना होगा। देखिए क्यों, ये तो बात आपको 22 अगस्त 2024 की बता रहे, 2022 की बता रहे हैं। ये अभी क्या निकले थे लेके बाहर बैरिस्टर सैफ और अलीमीन गंडापुर जी कि मैंडेट दे दिया हमें उन्होंने कि एस्टैब्लिशमेंट से जाके बात करें और रास्ता निकालें। इज दैट राइट? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हमने उन्हें कन्विंस तो करने की कोशिश की है। किधर गया बयानिया? कन्विंस करने की कोशिश की और वो हो गए हैं। हाँ, हो गए, उन्होंने हमें मैंडेट दिया कि जाएं। बिल्कुल, कि ठीक उसके है, बाद आप जो ही कर वो बाहर निकले, बाकी की पार्टी जो थी जिन्होंने समझा क्या है इतना अहम टास्क उनको दे दिया, हम खड़े देखते रहे हैं, उन्होंने वो ऐसी तैसी की है उनकी कि जो सबके सामने है। साहब, इस वक्त पीटीआई क्राइसिस का शिकार तो है। आज़म सवाती साहब 2022 वाला जो एक इंसिडेंट है या जो एक बयान है वो अब बयान कर रहे हैं, इससे पहले कर देते बयान अगर तो वो वाकई बताना चाहते थे, क्योंकि बानी पीटीआई तो डे 1 से कह रहे हैं कि उन्हें अदालतों से रिलीफ चाहिए, उन्हें एस्टेब्लिशमेंट से बात ही नहीं करनी। आप ना मेरी जगह सहाफत भड़का देती हैं। आप मुझे बताइए 4 साल के बाद किसने कहा था हुकूमत, मैं तो नहीं चला रहा था, वो तो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ भी चला रहे थे, किसने कहा था? जरा मुझे बता दीजिए किसने कहा था? बोले ना, नाम ले लेना, नाम ले लेना। क्या हूँ? जी जी, इमरान खान ने कहा था ना ये। बिल्कुल। तो फिर आप स्वाति बेचारे को क्यों कह रही हैं? नहीं, ये तो रवाज है, वहाँ तो ये तो वहाँ की सियासत है। ठीक है, कहने का मतलब ये है इट इज़ नॉट टू एम्बेरस एनीबडी। ये है कि जब आप बैक एंड फोर्थ होते रहेंगे अपने मौक़िफ़ पर, अगर आप बयानियाँ चेंज करते रहेंगे, तब्दील करते रहेंगे, फिर आपकी क्रेडिबिलिटी सिफर हो जाती है। आपकी क्रेडिबिलिटी एज ए पार्टी, एज बानी पीटीआई, एस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक सब ज़ीरो लेवल है और ये वो 5 मरतबा कह चुके हैं आपके साथ हम बात करने के लिए तैयार हैं। एस्टेब्लिशमेंट से बात करना वो तो समझ आता है, पीटीआई कहती है कि हम बात करना चाहते हैं ताकि कोई रास्ता निकल आए, ठीक है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट से रिलीफ तो नहीं मांग रही पीटीआई। ये जो एक तो फिर क्या मांग रहे हैं? बात करने में और रिलीफ में क्या फ़र्क है? मेरा ये आपसे सवाल है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए बात क्या, रिश्ता करना है, कोई रिलीफ लेना है ना, और ये वो समझते हैं और बिलीव करते हैं कि रिलीफ सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दे सकती है। ठीक है, इसलिए वो बार बार उनकी तरफ अब देख रहे हैं। खतूत लिखे गए, सीरीज ऑफ लेटर्स 1 2 3, चौथा भी लिखा जाना था जो रुक गया। ठीक है, 4-5 मरतबा ख्वाहिश जो सियासतदानों से जो मुज़ाकरात का सिलसिला पार्लियामेंट की छत के नीचे शुरू हुआ था वो आपने 2 दफ़ा तोड़ा, इसलिए कि आपकी एक मुलाकात हो गई थी पेशावर में आर्मी चीफ के साथ, फिर आपने सोचा हम तो ऐसी गल नहीं करनी जनाब, हम तो साड़ी मौजा ही मौजा ने, तो वो मौजा ही मौजा। अभी ठहरना भी थोड़ा समझ रह गया ये, अभी तो जो नईम बुखारी साहब ने कहा है, जरा वो सुनिए। वो ये कहते हैं कि मैं अगर पीटीआई का मशीर होता तो उन्हें मशवरा देता कि उन्हें अलकादर ट्रस्ट की ज़मीन को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए था। सुनते जाइए, वो कहते हैं कि रेका मलकीती कोई हार आप कैसे ले जा सकते हैं, कोई बाल पेन या पेंसिल भी तोहफे में मिले तो रियासत की मलकियत होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बानी पीटीआई तो हम परस्त हो गए हैं। इसके बारे में भी मैं तफसील में जाना नहीं चाहता हूँ, बहुत कुछ इस हवाले से कहा गया, कहीं तो वो दरबारों के ऊपर फूलों की पत्तियाँ इकट्ठी करते दिखाई दिए और बहुत सारा कुछ उसको छोड़ देते हैं। आज जी फैसल वाडा साहब कह रहे हैं जनाब कि बैरूनी ताकतों के हाथों में खेलने वाले मुल्क दुश्मन नासर के खिलाफ अब डंडा चलेगा। डंडा चल रहा है, उसने कोई ऐसी बात नहीं की है जो हम देख नहीं रहे हैं। आप देखिए बलूचिस्तान के अंदर जितनी भी कुव्वतें रियासत के साथ बरसरे पैकार हैं। बैरूनी कुव्वतों से मुझे एक और चीज़ याद है, अगर आप इजाज़त है तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यूएस बिजनेसमैन एंड डॉक्टर्स जो हैं, ये पूरा वफ्द जो है पीटीआई बानी पीटीआई से मिलने जो है वो अडियाला पहुँचा, ये ज़रा बता रहे हैं। देखिए मेरी इतला ये है कि कोई एक वफद मिला तो है जी, जिसमें कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ साइंसदान हैं, अमेरिका के ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं। अगर तो उनकी मुलाकात जेल में करा दी गई है तो फिर ये प्रेशर के अलावा नहीं होता। और बाबा उनके आप करीबी रिश्तेदारों को, उनके पार्टी लीडरों को तो मिलने नहीं दे रहे उनसे,
तो आपने बाहर के एक डेलीगेशन की ये मुलाकात कैसे करा दी? जी, अच्छा। क्योंकि अभी एक अमेरिका का डेलीगेशन भी आ रहा है। जी, वो भी आ रहा है। अब अगर वो आके देखना है कि उन्होंने भी उनकी बात कर दी, मुलाकात हालांकि होती है, अब तक अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की पोजीशन बहुत स्टेटेड है और बहुत क्लियर है, किसी ऑफिशियल की तरफ से अभी तक कोई एक लफ्ज नहीं कहा गया। लेकिन अगर वो डेलीगेशन भी मिलने जेल पहुंच गया तो फिर अल्लाह, फिर आप तैयार हो जश्न मनाने के लिए। ठीक, बुखारी साहब, लेकिन अभी आपको क्या लग रहा है जो अभी मंजरनामा बन रहा है, या आज़म सवाती साहब के बयानात, या हम जो थे नईम बुखारी साहब की स्टेटमेंट, या उसके अलावा भी पीटीआई के अंदर जो मुलाकातें नहीं करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, और अली अमीन गंडापुर साहब की जो स्टेटमेंट है, अभी बैरिस्टर गौहर साहब ने तो उन्हें कहा है कि आप ज़रा केयरफुल रहें अपने वर्ड्स के साथ, तो बुखारी साहब क्या लगता है पीटीआई के लिए क्या मंजरनामा अभी राइट नाउ क्या बनता जा रहा है? पहली बात तो यह है कि इस पूरी डेवलपमेंट ने बानी पीटीआई का और पीटीआई का बयानिया जो है उसके फलीते उड़ा के रख दिए। बिल्कुल, वो तो सबके सामने। दूसरी बात यह है कि बयानात सिर्फ कंट्राडिक्टरी यहाँ तक महदूद नहीं है। आप देखिए असद कैसर, शहराम तरकई, जुनैद अकबर, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, ये क्या कह रहे हैं? जी, ये सब कुछ हमें जो मंजरनामा दिखा रहे हैं, इसका मतलब तो ये है कि बिकरिंग हो रही है पार्टी में, जो पार्टी के बानी के लिए और पार्टी के लिए अच्छा शगुन नहीं है। ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा है कि यार हमें तो यही समझ में नहीं आती, एक तरफ बयानिया ये है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की ऐसी की तैसी, और दूसरी तरफ जो है मरे जा रहे हैं, तड़पे जा रहे हैं उनसे मुज़ाकरात करने के लिए। वो कहता है कि पहले उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे और अब उनकी मिन्नतें कर रहे हैं कि अल्लाह दे वास्ते सानू मिल लो। ये सारा कुछ जो है बानी की सारी की कराई पर पानी फेर रहा है। ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जितनी बड़ी पार्टी है, जितना बड़ा पार्टी का वोट बैंक है, उस लीडर की नाक के नीचे लोगों को इस किस्म की हरकत करने से इज्तनाब करना चाहिए, जिससे पार्टी और पार्टी के बानी का इमेज कंप्रोमाइज़ हो रहा है। बिल्कुल, इन तमाम तर चीज़ों से पीटीआई के लिए मज़ीद चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पीटीआई में इस वक्त एतमाद का फुकदान जो है वो सबके सामने है। आगे पीटीआई के लिए क्या रास्ता बनता है या नज़र आता है वो देखना भी बाकी है। अब एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी पर काफ़ी ज़्यादा जो है क्रिटिसिज्म भी आ रहा है, उसके साथ ही साथ दुनिया भर की स्टॉक मार्केटें जो हैं इस वजह से नीचे आ गई हैं। बुखारी साहब, ये जो बहुत बड़ी तब्दीली सामने आ रही है ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के बाद, किस तरह से देख रहे हैं आप, और आगे क्या हो सकता है इसमें? मेरे ख्याल से थोड़ी सी ये जो तबाही हुई है, ये ज़रा आप नाज़रीन को सुना दें हमारे, तो कोई ख़राबी नहीं है इसके अंदर। ये जो स्टॉक मार्केट खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी हो गई है, अमेरिका चीन तजारती कशीदगी से आलमी साथ बाजारी का खदशा है, जापान की निकाई इंडेक्स 9% नीचे आ गया है, हांगकांग में हैंग सेंग 8% गिरावट, ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट $160 बिलियन का खसारा, खलीजी स्टॉक मार्केट में 2020 के बाद सबसे बड़ी कमी, अमेरिकी खाम तेल 2.84% मजीद सस्ता, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है क्रैश कर गई ऑलमोस्ट, यानी जो उसकी तबाही हुई है वो 4740 से पॉइंट से ज्यादा जो है वो गिरावट हुई है, विच इज अनथिंकेबल। अब कहने का मतलब ये है कि जो ये ट्रंप की ट्रेड वॉर कहेंगे हम इसको, जो ट्रेड वॉर है उसका ये इमीडिएट इम्पैक्ट तो है, लेकिन ये बात वाज़ेह रहे कि अमेरिका के लोगों को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह दूसरे मुल्कों ने टैरिफ लगा दिया है तो वो चीजें जो उन्हें सस्ती मिलती थी वहां पर वो अब महंगी मिलेंगी, तो वो चीखें अभी अमेरिकनों की निकलनी है। बिल्कुल, चाइना तो कह रहा है कि वो भी टैरिफ लगाएगा, अमेरिका लगा दिया, लगाएगा नहीं, लगा दिया, 34% लगाया। पता नहीं, फिर तो ये बड़ी क्राइसिस वाली सूरत हाल बनती जा रही है। क्या लगता है अमेरिका डिक्लाइन की तरफ जा सकता है? देखिए, ये एक ऐसी सूरत हाल है जो पिछली 2 वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, उसके बाद भी इकोनॉमिक जोल्ट इतना बड़ा नहीं आया था जितना बड़ा इकोनॉमिक जोल्ट ये नजर आ रहा है। ये वक्ती तौर के ऊपर ट्रंप की जीत या उसकी समझें कि एक अचीवमेंट है, लेकिन अल्टीमेटली अमेरिका कहाँ खड़ा होगा, अमेरिका में क्या होगा, इसका इम्पैक्ट अमेरिका पर क्या होगा, ये सारा कुछ अभी देखना बाकी है। इस वक्त तक कोई 100 के करीब ममालिक ने अमेरिका के साथ बातचीत का इंदिया दे दिया है कि हम उनसे जाके बात करेंगे। अगर आप हम पर ये लगाएंगे तो हम भी फिर बाज नहीं आएंगे। देखिए कनाडा ने क्या किया, बरतानिया ने क्या किया, यूरोपीय यूनियन क्या सोच रही है, दे आर रिटेलिएटिंग। उन्होंने कहा हम जवाब देंगे इसका, हम निपटेंगे ट्रंप के साथ। इफ दैट इज टू बी बिलीव्ड तो इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर ट्रंप आइदर।
देखिए बुखारी साहब, अमेरिका तो मुआशी लिहाज से वैसे ही बड़ा स्ट्रांग है, तो आपको लगता है कि इस पे अमेरिका पे कोई फर्क पड़ सकता है? देखिए इस चीज़ ट्रंप का? ने कन्फेशन किया है कि अमेरिका की इकोनॉमी इज क्रम्बलिंग। वो स्ट्रेंथ जो है ना, आप दुनिया भर में जंगें लड़ेंगे, आप रूस के खिलाफ जाके यूक्रेन में लड़ेंगे, आप गजा में आके इसराइल की मदद करेंगे, पैसे लगते हैं ना उसके ऊपर। तो आपने देखा नहीं है कि यूक्रेन से वो पैसे वापस मांग रहे हैं, वो कहते हैं जनाब हमारी तो तबाही हो गई है, आप हमें 500 बिलियन का मायदा करें। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रंप की ये पॉलिसी जो है, मुझे यूँ लगता है कि जो बाकी के ममालिक इस वक्त इसके डेवस्टेटिंग इफ़ेक्ट्स जो हैं उनको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली किसी न किसी तरह से सुलझ जाएंगे। मुझे अच्छी तरह याद है, जो हमारे साबिक फेडरल मिनिस्टर भी थे और बहुत बड़े टेक्सटाइल के आइकन हैं, गौहर एजाज साहब, उन्होंने ये कहा है कि दिस कुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी। यानी आप इसको इसके सामने बैठ के सर झुका के गिर जाने की बजाय इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें, एंड ही हैड ए प्लान। तो आई ओनली विश के वो इसके ऊपर खुल के बात करेंगे। मुझे तो लगता है कि हम किसी दिन उसको अपने किसी प्रोग्राम में बुला के उनसे ये पूछेंगे कि उनके माइंड के ऊपर ये क्या प्लान है। एनीवे, हैविंग सेड दैट, इफेक्ट आएगा, इफेक्ट आ रहा है, बिल्कुल कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन आपको यू हैव टू लिव विद इट, क्योंकि इफ ट्रंप बिकम्स स्टेबल। बिल्कुल, जिस किस्म की तनकीद जो है वो सामने आ रही है ट्रंप की इस नई टैरिफ पॉलिसी पर, देखना यह है कि ट्रंप क्या इसको रिविजिट करते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।